बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 19 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको हर न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप इजी वे में सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। तो आइए न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें वो हमसे पूछता है कि फाइंड द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रियम। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो उसने पहले ही बता दी। ड्यूट्रियम के बारे में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो जो ड्यूट्रियम है उसका मास डिफेक्ट और उसकी बाइंडिंग एनर्जी को हमने फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पे हम टू फाइंड की हेडिंग देते हैं। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम के साथ शो करेंगे, ये भी हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बाइंडिंग एनर्जी को आप सिंपल बी डॉट ई से शो कर लें, ये भी हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ड्यूट्रियम जो है वो क्या है और मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। हाइड्रोजन के जैसा कि मैंने आपको बताया 3 आइसोटोप्स हैं। पहला जो है वो प्रोटियम कहलाता है, जो H11 होता है। H21 जो है वो ड्यूट्रियम होता है और यही हमारे इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में बताया गया है। और H31 ट्रीटियम होता है। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अच्छा, अब इन तीनों आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो इनके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अगर हम प्रोटियम की बात करें तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है, ट्रीटियम के न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को शो करता है, क्योंकि सब का नीचे वाला नंबर यानी एटॉमिक नंबर सेम है। तो मतलब सब के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? एक प्रोटॉन है, चाहे वो प्रोटियम हो, चाहे ड्यूट्रियम हो, चाहे वो ट्रीटियम हो। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। आइए ज़रा बात करते हैं कि इनके न्यूक्लियस में कितने कितने न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड करते हैं? ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस कर दो, यानी ऊपर वाला नंबर मास नंबर कहलाता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर कहलाता है। माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। जैसे यहाँ पे n लेट करें, n न्यूट्रॉन्स है तो 1 - 1 0। तो प्रोटियम के न्यूक्लियस में 0 न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस में 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो 1 न्यूट्रॉन मौजूद है। जबकि ट्रीटियम के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो 3 - 1 2 है। इसका मतलब जो हमारे पास ड्यूट्रियम है इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, एक ही न्यूट्रॉन। लेट करें, अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये जो गोल दायरा है, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इनके मिलने से इसका न्यूक्लियस बन रहा है। अब स्टूडेंट्स, मास डिफेक्ट क्या होता है? देखें, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो न्यूक्लियस है ड्यूट्रियम का, ये जो न्यूक्लियस सेलेक्ट करें, इसको मैं न्यूक्लियस का नाम दे लेता हूँ। ये जो गोल दायरा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मौजूद हैं। तो उन्होंने न्यूक्लियस का मास मेजर किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसके अंदर मौजूद हैं उसके समेत इसका मास मेजर किया, वो कुछ और आया। लेकिन जब इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इनका मास टोटल फाइंड किया, वो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आया। तो यानी कि द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। के न्यूक्लियस का मास कम होता है और अगर उस न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड करें तो वो ज़्यादा निकलता है। तो अब ये जो मास के अंदर डिफरेंस आया ना, इसी को हम मास डिफेक्ट का नाम देते हैं। और बेसिकली यही जो मास में डिफरेंस है, जब ये न्यूक्लियस बनता है तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये मास में फ़र्क आता है। तो यही मास डिफेक्ट और यही बाइंडिंग एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो ये था मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। आइए ज़रा अब हम न्यूमेरिकल की नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इसमें उसने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं। द मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज़ दिस, उसके अलावा ब्रैकेट में मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम गिवन डाटा के अंदर
ये जो मैस हमें दी गई हैं वैल्यूज़ उनको हम लिख लेते हैं। मैस ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है m के साथ शो करेंगे, मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन m के साथ शो करेंगे, लेकिन इनके नीचे न्यूट्रॉन के लिए d लगा दें, प्रोटॉन के लिए p लगा दें, न्यूट्रॉन के लिए n लगा दें, ताकि पता चल जाए ये मैस न्यूट्रॉन का है, ये मैस प्रोटॉन का है, ये मैस न्यूट्रॉन का है। जो मैस उसने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में दिए हैं सेम टू सेम वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब स्टूडेंट्स आपको तो पता चल चुका है कि हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो इनके फार्मूलाज देख लीजिए। फार्मूला यूजिंग की हेडिंग दे के जो फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं उनको हम अलग से मेंशन करेंगे। मैस डिफेक्ट क्या होता है? देखिए, हम हमेशा बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस का मैस कम होता है तो वो माइनस होगा, और न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मैस ऐड करें तो वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैस डिफेक्ट क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन दोनों का मैस माइनस ड्यूट्रियम न्यूक्लियस का मैस, तो ये मैस डिफेक्ट है। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला बड़ा सिंपल है, आपने आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन पढ़ी हुई है, E इज इक्वल टू mc², तो यही है, एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू c²। अच्छा, इसमें देखें c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि हम इसे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में, तो लिहाजा हम गिवन डाटा में स्पीड ऑफ लाइट इसको c के साथ शो करते हैं। वैल्यू आप जानते हैं, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमने मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, तो हम हेडिंग्स भी देंगे कि पहले हम मैस डिफेक्ट को फाइंड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैस डिफेक्ट को फाइंड करने के लिए फार्मूला मैं आपको पहले ही वहाँ पे बता चुका हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या है? डेल्टा m इज इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ ड्यूट्रियम। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए बड़ी ध्यान के साथ। मैस ऑफ प्रोटॉन उसने हमें देखा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में दिया है, हमने यहाँ पे भी लिखा है, ये है 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 27 प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन उसने ये दिया है, हमने गिवन डाटा में भी लिखा है, ये है 1.6749 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 27 माइनस मैस ऑफ ड्यूट्रियम, और मैस ऑफ ड्यूट्रियम इसने ये दिया है, ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये है 3.3435 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास 10 की पावर माइनस 27 है ये सब के अंदर है, तो इसको ना हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 10 की पावर जो माइनस 27 है उसको हम अगर कॉमन ले लें तो फिर क्या होगा कि सिर्फ ये जो 10 की पावर माइनस से पहले वाली रकमें हैं ये बच जाएंगे। इसमें बचेगा 1.6726 और इसमें आएगा 1.6749, ये है 3.3435। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि हमने 10 की पावर माइनस 27 जो है वो सब में से कॉमन ले लिया। इसके बाद हम इसको जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। मैं इनको ऐड करता हूँ, यानी 1.6726 में मैं ऐड करता हूँ 1.6749। ठीक है, तो ये आता है 3.3475। इन दोनों को सिर्फ हमने ऐड किया। ये जो माइनस वाला है इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ, कोई भी स्टेप हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस 27 वैसे ही आ गया। अब हम इनको आपस में माइनस कर देंगे। 3.3475 में से मैं माइनस करता हूँ 3.3435, तो ये हमारे पास आता है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 दे रहा है कैलकुलेटर, यानी इसमें से जब मैंने इसको माइनस किया तो ये आया, और ये जो 10 की पावर माइनस 27 है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, साथ आप किलोग्राम लगाएंगे क्योंकि आपने सारे मैसेज को किलोग्राम में ही पुट किया है। ठीक है, अब ये 0.03 आप जानते हैं, इसको आप 0.004 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह करते हैं, डेल्टा m इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। देखें, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, ये 10 की पावर माइनस, ये भी 10 की पावर माइनस 27 और माइनस 3 पावरें जो है आप जानते हैं इकट्ठी हो जाएंगी, तो ये माइनस 30 आएगा, और साथ आप किलोग्राम लगा ले, तो ये हमारे पास जो है मैस डिफेक्ट की वैल्यू आ चुकी है, और ये स्टैंडर्ड आंसर आया है, यानी हमने पहले नॉन ज़ीरो के बाद ही इशारिया है और 10 की पावर माइनस में लिख लिया।
अब हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करते हैं। तो देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी वही वाला फार्मूला लगाएंगे वो जो हमारे पास लिखा हुआ है। तो पहले आपको हेडिंग देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है और जो क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है उसकी आप हेडिंग दे लें ताकि वो मेंशन हो जाए, यानी प्रॉपर जो हेडिंग है वो दे के चलें। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, यूजिंग बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इसको आपने बड़ी ध्यान के साथ समझना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज। जहाँ पे भी आपने वैल्यूज पुट करनी होती हैं वहाँ पे आप ये वाला जो वर्ड है इसको ज़रूर मेंशन करें। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो यहाँ पे भी आप इसको लिखेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम। स्टूडेंट्स डेल्टा एम ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -30 आया, और c का स्क्वायर, c देखें मैंने वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब चूंकि c का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू ये आया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -30, और इसका स्क्वायर ओपन कर दें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 2 16 बन जाएगा। ओके, अब बाइंडिंग एनर्जी जो है ये इक्वल आई। इसमें आप इस तरह करें कि 4 10 की पावर -30 लिखें कैलकुलेटर से, उसको मल्टीप्लाई कर दें 9 10 की पावर 16 से, तो ये हमारे पास आया 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13। और आप जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, लेकिन आपकी बुक में इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो हम भी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान के साथ समझिएगा। उसमें यही है कि अगर आपने जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो जो आपके पास रकम होती है ना, जिस तरह मेरे पास ये है 3.6 10 की पावर -13, अगर मैंने जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है यानी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 पे इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इसे डिवाइड किया। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 1.6 10 की पावर -19 पे। तो ये हमारे पास जी आया, देखें कैलकुलेटर पे आंसर आया है 225, इसके बाद 4 ज़ीरो है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको ना मेगा में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। मेगा होता है 10 की पावर 6। आप जानते हैं इशारिया यहाँ पे लास्ट पे है, तो आपको सिर्फ 6 हिंस से पीछे लेके आना है, 1 2 3 4 5 6, यानी आप इसको 2.25 लिख लें। इशारिया देखें मैंने पहले डिजिट के बाद ले आया, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले आया, इशारिया दरमियान में नहीं है लास्ट पे है, तो कितने डिजिट पीछे आया 6 डिजिट, चूँकि 4 ज़ीरो हैं और 2 ये नंबर हैं, तो 10 की पावर 6 आएगा और साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा लें। और बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 2.25, 10 की पावर 6 जो है ये मेगा होता है, तो कैपिटल एम लगाएं और साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा लें। आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हुए हैं, मेगा 10 की पावर 6 होता है, इस तरह किलो 10 की पावर 3 होता है। अब यहाँ पे लास्ट पे हमने अब रिज़ल्ट की हेडिंग देनी है, और रिज़ल्ट की हेडिंग देने के बाद जो चीज़ें आपने फाइंड की हैं उनको आप यहाँ पे लास्ट पे मेंशन कर दें। हमने मैस डिफेक्ट फाइंड किया, आप लिखें मैस डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना आया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -30 किलोग्राम आया। आपने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड की, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी लिख लें, ये आई 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड कि आप 5 हेडिंग्स दें, गिवन डाटा जो फाइंड करना है उन चीज़ों को लिखें, फार्मूला यूजिंग की हेडिंग दे के अगर आपने 1 या 2 फार्मूला जो यूज़ करने हैं उनको अलग से मेंशन करें, सॉल्यूशन की हेडिंग दें, जिन चीज़ों को फाइंड करना है उनकी हेडिंग दें, ठीक है, उन चीज़ों को फाइंड करें, और लास्ट पे जो आपने आंसर लेके आए हैं उनको आप रिजल्ट की हेडिंग दे के वहाँ पे उनको मेंशन करें। तो इस तरीके से जो टॉपर स्टूडेंट हैं जो फुल बाय फुल मार्क्स लेते हैं वो ऐसे ही न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ 3 हेडिंग्स में ही काम चला लेते हैं, गिवन डाटा, टू फाइंड और सोल्यूशन। ये थोड़ा सा काम है फार्मूला यूजिंग और रिजल्ट का, अगर आप इसे भी लिखेंगे तो आपके पेपर का जो मयार है वो
बढ़ जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अब हम सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्टेटमेंट है कि द डिके कांस्टेंट ऑफ स्ट्रोंटियम इज 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 पर सेकंड। यानी हमारे पास ये एक एलिमेंट है और इसका हमें डिके कांस्टेंट की वैल्यू बताई गई है। उसके बाद वो हमसे पूछता है कि फाइंड इट्स हाफ लाइफ, इसकी आप हाफ लाइफ फाइंड कर दें। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। गिवन डाटा के अंदर हमें जो डिके कांस्टेंट दिया गया है हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। आप जानते हैं कि डिके कांस्टेंट को हम लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 पर सेकंड। इसका यूनिट याद रखिएगा, आमतौर पर डिके कांस्टेंट का यूनिट एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाता है तो पर सेकंड इसका यूनिट होता है। हमसे उसने हाफ लाइफ फाइंड करवानी है तो टू फाइंड की हेडिंग दें हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का सिंबल आप जानते हैं, टी जो है वो टाइम और 1/2 लगा दें, यानी हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट डिके होके आधा रह जाए। ठीक है, तो 1/2 हाफ होता है और टी टाइम। अब फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मशहूर फार्मूला है हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर लैम्डा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग द फार्मूला, इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे। हाफ लाइफ का जो एक फार्मूला है 0.693 ओवर लैम्डा, इसको यूज करेंगे। इसमें आप वैल्यू पुट करें, बाय पुटिंग वैल्यूज लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू 0.693 ओवर लैम्डा हमें दिया गया है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 पर सेकंड। ठीक है, मैंने इसका यूनिट भी पुट कर दिया। तो टी हाफ यानी हाफ लाइफ इज इक्वल टू, अब आप इस तरह करें कि 1.99 10 की पावर -5 जो है, अच्छा 0.693 को आप इस पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको इस पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो कैलकुलेटर पे आंसर आया उसको मैं लिख रहा हूँ, ये है 34824 और ये जो है ये सेकंड्स के अंदर आया है। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर जो आंसर है ना वो आवर्स के अंदर लिखा है, घंटों के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसलिए हम सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे। भाई किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट्स टू आवर्स। अच्छा किस तरह कन्वर्ट करेंगे? अब देखें एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करने से आता है एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। यानी अगर आपने घंटे से सेकंड में जाना हो तो आप वैल्यू को 3600 से ज़रब देते हैं, लेकिन हमने तो उल्ट जाना है, हमने सेकंड से घंटों में जाना है तो हम फिर इस रकम को 3600 पे डिवाइड कर देंगे। तो यानी आप लिखें 34824, जब आप इसको 3600 पे डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आवर्स में चला जाएगा। तो ये जो है आपके पास हाफ लाइफ आई जी। अब मैं इसको 3600 पे डिवाइड करता हूँ तो 3600 पे डिवाइड करने से ये मेरे पास आया 9.67 आवर्स, यानी 9.5 घंटे में ये जो एलिमेंट है ये हाफ डिके हो जाएगा अगर इसका डिके कांस्टेंट ही इतना है। रिजल्ट क्या है? द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंटियम इज कितनी? 9.67 आवर्स। ठीक है, तो देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, सिंबल गिवन डाटा टू फाइंड और सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो हेडिंग्स जो हैं फार्मूला यूजिंग और रिजल्ट की, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो पेपर में तो आप दीजिएगा, वरना आप 3 हेडिंग से काम चला सकते हैं, आपको इसके भी कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि हाफ लाइफ ऑफ क्रिप्टॉन इज 3.16 मिनट्स, यानी हमें क्रिप्टॉन की हाफ लाइफ की वैल्यू बताई गई है। तो आइए स्टूडेंट्स गिवन डाटा के अंदर हम फिर इसे लिख लेते हैं। गिवन डाटा की हेडिंग दी हुई है हाफ लाइफ ऑफ क्रिप्टॉन, जो है उसको ज़रा लिखते हैं। हाफ लाइफ को आप जानते हैं हम टी हाफ से शो करते हैं और इसकी वैल्यू है 3.16 मिनट्स।
अच्छा जी, इसके बाद न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में वो कहता है कि आउट ऑफ 40 ग्राम ऑफ क्रिप्टॉन, हमारे पास जो क्रिप्टॉन है इसका जो क्वांटिटी है वो 40 ग्राम मौजूद है। तो ये हमें क्रिप्टॉन का इनिशियल मास दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं, इनिशियल मास को हम एन नॉट के साथ शो करते हैं। हमारे पास क्रिप्टॉन जो है वो 40 ग्राम मौजूद है। तो कहता ये है कि हाउ मच विल बी लेफ्ट, कितना क्रिप्टॉन बाकी बचेगा आफ्टर 12.64 मिनट्स, कितने टाइम के बाद, 12.64 मिनट्स के बाद। तो हमें टोटल टाइम दिया गया है जिसको हम स्मॉल टी के साथ शो करेंगे, ये है 12.64 मिनट्स। और इसने जो हमसे पूछा है वो ये है कि हाउ मच विल बी लेफ्ट, यानी क्वांटिटी कितनी रह जाएगी क्रिप्टॉन की इतने टाइम के बाद। तो टू फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग क्वांटिटी, और रिमेनिंग क्वांटिटी को हम सिंपल एन के साथ शो करते हैं। स्टूडेंट्स, बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास क्रिप्टॉन जो है वो 40 ग्राम मौजूद है। अब ये जो क्रिप्टॉन है ये डिके होता रहता है और 3.16 इसकी हाफ लाइफ है, यानी इतने टाइम के बाद ये आधा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर 3.16 के बाद ये आधा ख़त्म हो जाएगा तो 12.64 मिनट के बाद जो है क्रिप्टॉन की कितने ग्राम क्वांटिटी हमारे पास बाकी बचेगी वो हमने मालूम करनी है। अब यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो देख लें। जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला है n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n। एन नॉट जो है वो शुरू के अंदर जो आपके पास क्वांटिटी मौजूद थी वो है, और जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ हाफ लिव्स हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हमें n जो है स्मॉल n हाफ लाइफ कितनी गुजरी वो हमें पहले मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। आइए ज़रा सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ हाफ लिव्स पास्ट, कितने हाफ लाइफ गुजरेंगे 3.16 से 12.64 जाने वक्त। तो यहाँ पे हमारे पास का फार्मूला होता है हाफ, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ। टोटल टाइम को अगर आप हाफ लाइफ पे डिवाइड कर दे तो पता चल जाएगा कितना जो हाफ लाइफ गुजरा है। बहुत ही सिंपल है, देखें ना, ये शुरू में इतना टाइम था, बाद में इतना टाइम है, तो इसको इस पे तकसीम करेंगे, जो नंबर आएगा वो हमें ये बताएगा कि कितने हाफ लाइफ गुजर गए हैं। तो टोटल टाइम हमारे पास है 12.64 मिनट्स और हाफ लाइफ की वैल्यू हमें दी गई है 3.16 मिनट्स। अब मिनट से मिनट्स कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आपने 12.64 को तकसीम करना है 3.16 पे, तो देखें ये एग्जैक्ट 4 आया। तो यानी कि 4 हाफ लाइफ पास हो गई। तो 4 हाफ लाइफ के बाद अगर ओरिजिनल हमारे पास शुरू में 40 ग्राम था तो 4 हाफ लाइफ के बाद ये कितना बाकी बचेगा वो हमने उसको बताना है। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, ठीक है। तो यूजिंग, अब हम यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला, n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़ पुट करने से, कीमतें दर्ज करने से, तो ये हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू एन नॉट। देखें n नॉट जो है वो 40 ग्राम है, तो स्टार्ट में हमारे पास ये 40 ग्राम था, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लगा लें, 1/2 की पावर n कितना आया, n तो हमारे पास 4 आया। अब स्टूडेंट्स, हम इस पावर को ओपन करेंगे, ये बनेगा 40 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर कुछ हो, यानी आप इस तरह कर लें कि ये 1 की पावर 4 अलग कर लें और 2 की पावर 4 अलग कर लें, यानी ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों की पावर है तो दोनों को आपने बांट दी। अब इसके बाद थोड़ा सा रह गया है जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। तो n इज इक्वल टू 40, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है, 1 की पावर चाहे 1 लाख भी हो तो 1 आएगा। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 4 दफ़ा ज़रब होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 2 8 2 16, तो ये हमारे पास 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको 16 लिख लीजिए। तो लो जी, हमारे पास ये आया 40/16। अब आप यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 40 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारे पास आया
2.5, और चूँकि हमने जो n नॉट है वो ग्राम में पुट किया है तो हमारा आंसर भी ग्राम में आएगा। तो मतलब हमारे पास सिर्फ 2.5 ग्राम क्रिप्टॉन बचेगा। अगर हमारे पास 40 ग्राम क्रिप्टॉन हो और उसको हम रख दें तो ठीक 12.64 मिनट के बाद वो बाकी जो है वो डिके हो जाएगा और सिर्फ इतना बाकी रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखता है कि 2048 ग्राम सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल वाज टेकन। हमने 2048 ग्राम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल का सैंपल लिया। उसके बाद 32 ग्राम सैंपल रिमेन्स आफ्टर 18 ईयर्स। 18 साल के बाद वो डिके होता होता 32 ग्राम रह गया। ठीक है, तो पूछता ये है कि व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ फाइंड करो। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसका गिवन डाटा पहले लिखते हैं। हमें उसने 3 वैल्यूज़ दी हैं। शुरू के अंदर जो सैंपल का मैस है वो कितना था, और बाद में कितना बचा, और कितने टाइम के बाद वो बचा। ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इनिशियल मैस, स्टार्ट के अंदर जो हमारे पास इसका मैस था, बेसिकली इसको हम n नॉट के साथ शो करते हैं। ये है 2048 ग्राम। ठीक है, रिमेनिंग और जो बाकी सैंपल बचा उसको हम n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये है 32 ग्राम। और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिके होने में, बाकी बचने में 18 ईयर्स। तो t जो है टाइम वो हमारे पास है 18 ईयर्स। ठीक है, तो उसने पूछा है व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ। तो हमने इसकी हाफ लाइफ फाइंड करनी है। टू फाइंड की हेडिंग दें। हाफ लाइफ को हम इस तरीके से शो करते हैं, आपको पता है। अब फार्मूला जो हम न्यूमेरिकल नंबर 3 में 2 फार्मूला यूज़ किए हैं, वही फार्मूला इसी में यूज़ होंगे। एक हमने ये यूज़ किया n इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर n। तो ये जो है ये रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए है। और ये हमने फाइंड किया था n इज इक्वल टू टी ओवर हाफ लाइफ। तो अब हाफ लाइफ को अलग कर लिया, ये होगा टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये जो है हमारे पास चीज़ें हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने हाफ लाइफ फाइंड करनी है तो उसके लिए हम बेसिकली ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें हमारे पास t तो मौजूद है लेकिन n मौजूद नहीं है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास नहीं है। तो वो हम इस फार्मूला से पहले स्मॉल n को फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारे पास हाफ लाइफ आएगी। तो सोल्यूशन में यूजिंग द फार्मूला, मैं इस फार्मूला को यूज़ करने लगा हूँ। यहाँ पे देखें, लिखते हैं n इज़ इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर n, ये लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। n हमारे पास है 32, तो यहाँ पे आप 32 लिख लीजिए। इज़ इक्वल टू n नॉट हमारे पास है 2048 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और इसकी पावर n आप वैसे ही लिखें। आप इस तरह करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आया 32/2048 और इस तरफ रह गया 1/2 की पावर n। अब स्टूडेंट्स आप इस तरह करें कि 2048 को ना 32 पे डिवाइड करें। 2048 को अगर हम डिवाइड करें 32 पे तो ये आता है 64, यानी 32 1 32, और 32 को अगर 64 से मल्टीप्लाई करें तो 2048 आता है। जिस तरह होता है ना, ऐसे हम आप लिखते हैं 5/25, तो 5 1 5 5 5 25, तो 1/5 लिख लेते हो। तो ये ऐसे ही है। 32 का टेबल अगर आप 64 तक पढ़ें तो ये 2048 बन जाता है। तो 32 1 32 और 32 64 बार कितना होता है 2048। तो जस्ट आप 2048 को 32 से तकसीम करें तो आपको पता चल जाएगा कितनी दफ़ा 32 को मल्टीप्लाई करें तो वो 2048 बनता है। और यहाँ पे ये वाली साइड आप ऐसे ही लिख लें, इसको मैंने ऐसे एज इट इज़ यहाँ पे नीचे उतार लिया। अब देखें 64 जो है ना, अगर 2 की पावर 6 दफ़ा हो तो फिर 64 बनता है। ठीक है, 2 को अगर 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो फिर ये बनता है। चलें पुरानी याद ताज़ा करते हैं। आप छोटी क्लासों में ऐसे करते होते थे, यहाँ पे ना फैक्टराइज बनाते थे। लेट करें ये 64 है ना, तो पहले 2 पे गया, 3 2 6 2 2 4, फिर 2 पे जाएगा
2 1 2, एक इधर गया 12, 6 2 12, 16 2 32, फिर 2 पे गया 8 2 16, ठीक है, फिर 2 पे गया 4 2 8, ठीक है, फिर 2 पे गया 2 2 4, ठीक है, फिर 2 पे गया 2 1 2। तो कितनी दफ़ा 2 आया? 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए मैंने लिख लिया 2 की पावर 6। अब आप जानते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर भी 6 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर 6 तो 1 नहीं आएगा, 2 की पावर 6 ये ऐसे आ गया, ताकि बेस जो है ना नीचे वाली सेम हो जाए। तो अब आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। पावर्स कैसे कि ये जो है इधर भी 1/2 बेस, इधर भी 1/2 बेस। तो ये आपने मैट्रिक क्लासेस की मैथ के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि अगर ये नीचे वाले सेम हो तो पावर्स भी आपस में इक्वल होती हैं, यानी ये वाली पावर इक्वल होगी इस पावर के। तो n जो है वो हमारे पास आ गया 6, तो ये हमने फाइंड कर लिए। इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब हम जो है हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे हाफ लाइफ पूछी थी, और हाफ लाइफ को फाइंड करने के लिए हमें जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए थे, तो वो हमने अब निकाल लिए हैं। तो हाफ लाइफ का फार्मूला क्या है? हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। टी जो है वो 18 ईयर्स है, तो यहाँ पे 18 ईयर्स लगा दें, 18 ईयर्स, ठीक है, हमने टाइम को सेकंड में नहीं बल्कि ईयर्स में ही रहने दिया जिसमें उसने हमें वैल्यू दी है। और n जो है वो हमारे पास 6 आ गया। तो अब आप लोग जानते हैं कि अगर मैं 18 को डिवाइड करूँगा 6 पे तो ये आएगा 3, 6 3 18, 3 ईयर्स। तो ये जो रेडियो एक्टिव सैंपल है इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 3 साल है। ओके हो गया। तो ये देखिए, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि एन अल्फा पार्टिकल हैज़ एन एनर्जी ऑफ 5.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द रेडियम एटम। जब रेडियम एटम में से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू दी गई है। स्टूडेंट्स देखें, जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत हाई स्पीड के साथ एमिट होता है, यानी कि अगर उसके पास स्पीड है, मोशन है, तो मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है फिर उसको हम स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो लिहाजा ये हमें अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है। तो हम गिवन डाटा के अंदर ये वैल्यू लिख लेते हैं। देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास है 5.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी का SI यूनिट जाउल है, यानी हम जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फार्मूला में पुट करते हैं तो वो जाउल वाली पुट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वाली पुट नहीं करते। तो लिहाजा इस वैल्यू को हमें पहले जाउल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे ही लिख लें, पहले आप लिखें 5.56 और मेगा होता है 10 की पावर +6, ठीक है, मेगा 10 की पावर 6 को कहते हैं। और साथ ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको आप एज इट इज़ लगा लीजिए, यानी इस स्टेप में हमने सिर्फ मेगा की जगह पे उसका जो प्रीफिक्स है 10 की पावर 6 वो पुट किया। अब हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना है, तो ये कन्वर्जन याद रखिएगा। अगर आपके पास वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और आपने जाउल में जाना हो तो जो नंबर है फिर उसको आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जाउल होता है। जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो फिर इस नंबर से डिवाइड किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में आना हो तो फिर ये वाला नंबर जो आपको नज़र आ रहा है इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये कन्वर्जन हम इससे पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करके आए हैं। अब हमने इन सब को करना है मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? देखें, 5.56 10 की पावर 6, ओके, मल्टीप्लाई किया 1.6 से, फिर मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -19 से, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो गए। तो फाइनल जो कैलकुलेटर पे हमें आंसर मिला है वो है जी
8.896 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13 और ये जाउल के अंदर वैल्यू आ गई। तो हमने अभी सिर्फ इसका पहला सेंटेंस पढ़ा जिसमें उसने अल्फा पार्टिकल की हमें काइनेटिक एनर्जी दी, वो हमने लिखी, फिर उसको जाउल में कन्वर्ट भी किया। इसके बाद वो कहता है डिटरमिन इट्स वेलोसिटी। अगर अल्फा पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी हो तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वेलोसिटी को v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का ही, 1/2 mv² इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे हम वेलोसिटी को सेपरेट करके जो है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब आप इस तरह करें, पहले v को जो है सेपरेट करें, जिसको फाइंड करना है वो पहले अलग करते हैं। ये 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m जो है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका स्केयर वो इक्वल आया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ओवर m। अब हम पता क्या करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करके ना लास्ट में फिर स्केयर लेके स्केयर ख़त्म करके वेलोसिटी लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एनर्जी तो है लेकिन मैस नहीं अल्फ़ा पार्टिकल का। तो मैस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो कितना होता है ये हमें पहले जानना है। देखो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है कि जो हीलियम है ना, हीलियम 42 है ना, इसे अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम 42 को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। अब हीलियम 42 जो है ये अल्फ़ा पार्टिकल है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो भाई आप जानते हैं इसमें प्रोटॉन 2 है, जो कि नीचे वाला नंबर प्रोटॉन को शो करता है। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करके, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके, a माइनस दी तो 4 माइनस 2 तो 2। तो यानी कि हमारे पास जो हीलियम है ना, हीलियम, उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो फिर इसका मैस क्या होगा, इनका मैस ऐड कर दो, यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, यानी ये 4 पार्टिकल्स। आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो मैस है वो तकरीबन इक्वल होता है। तो प्रोटॉन का मैस भी 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है, और न्यूट्रॉन का भी, प्रोटॉन का मैस की वैल्यू भी ये वाली है, ये देखें ये वाली, और न्यूट्रॉन के मैस की भी ये है। तो हीलियम जो है अल्फा पार्टिकल, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो फिर टोटल मैस कितना बना, यानी प्रोटॉन का मैस भी है न्यूट्रॉन का मैस भी है, दोनों जो है वो 2-2 हैं, तो 4 हो गए ना। तो हम इस वैल्यू को 4 से ज़रब दे देंगे, तो जो हीलियम जो है अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसका हमारे पास मैस आ जाएगा। आपको समझ आई कैसे मैस फाइंड करना है। यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल 4 पार्टिकल हो गए। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मैस ये है, तो अब इस मैस को 4 से ज़रब दे दो तो टोटल अल्फ़ा पार्टिकल का मैस आ जाएगा। तो अब आप इस तरह करें, 1.67 10 की पावर -27 लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो ये जो है यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल का मैस आपने इस तरीके से याद रखना है, ये होता है 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम आया। तो चूँकि ये हमने यहाँ पे पुट करना है इसलिए इसको गिवन डाटा में लिखना पड़ा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्योंकि मैं आपको असल चीज़ जो है जो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होनी थी वो आपको समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका पता चल गया होगा। बाय पुटिंग वैल्यूज़ नहीं पता चला तो थोड़ा सा पीछे करके इसको दोबारा देख लें, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, 1-2 दफ़ा सुनेंगे तो। v² इज इक्वल टू 2 इंटू, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ये है 8.896 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13 ओवर मैस m हमारे पास है 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27। अब इसमें आप इस तरह कीजिए कि पहले इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 8.896 10 की पावर -13 लिखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ये आता है 1.7792 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12, और नीचे वाले को आप वैसे ही लिख लें, यानी 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27। अब आप इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड करें, चूँकि मेरे पास ऊपर वाला पहले लिखा हुआ है तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6.68 10 की पावर -27 पे, तो ये आया जी
2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14। अब क्योंकि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, हमें इसका जो स्क्वायर है वो नहीं चाहिए, तो आप जानते हैं कि हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट या टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ आप जो है वो स्क्वायर रूट ले लें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेता हूँ। ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14। इस तरफ भी आप स्क्वायर रूट ले लें और इस तरफ भी आप यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें। ये तो कट जाएगा स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट, तो v इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस ये आता है यहाँ पे जो आया, मैं उसको एक दफ़ा लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर पे आया है हमारे पास v इज इक्वल टू 1632015.29, मतलब मैंने पूरी की पूरी लाइन ही लिख ली। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इशारिया जो है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आते हैं। इशारे यहाँ पे था, कितने डिजिट पीछे लेके आए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट पीछे है, तो 10 की पावर 7 लगा दें। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इशारिया के बाद जो नंबर होते हैं ना उनकी वैल्यू कम होती है। अगर ये जो नंबर है थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए इशारे के बाद वाले, तो फ़र्क इससे नहीं पड़ता। यानी कि आपका इशारिया से पहले वाला जो नंबर है वो ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेटर से की जाती हैं और हमने मैथ्स भी जो है वो राउंड ऑफ करके लिया है। तो 1.63 या इस 3 की जगह पे थोड़ा सा नंबर ऊपर चला जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी 10 की पावर ठीक है, इशारिया से पहले वाला ठीक नंबर होना चाहिए। तो ये हमने सॉल्व कर दिया आपको क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 19 का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये हमें उसने एक इक्वेशन दी है न्यूक्लियर रिएक्शन की। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो उसने ऑलरेडी पहले ही बता दी। तो देखें, टू फाइंड की हेडिंग क्या फाइंड करना है, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड। तो इसी वर्ड को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, एनर्जी रिलीज्ड फाइंड करनी है। एनर्जी को चाहे आप ई के साथ शो कर लें या फिर आप क्यू के साथ भी शो कर सकते हैं और इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दें, क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स, ज़रा न्यूक्लियर रिएक्शन को तो देखें। इसमें हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन में लिथियम और ये हमारे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का भी जो फर्स्ट वाला आइसोटोप है प्रोटियम, यानी कि H11 वाला। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, मिक्स करेंगे, तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ये है 2 × He42, यानी 2 अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे। अब आपको समझ आ गई कि ये जो रिएक्शन है इसमें ये वाली साइड रिएक्टेंट्स कहलाती हैं, चूँकि ये आपस में रिएक्ट किए हैं। और जो चीज़ हमें यहाँ पे मिली है राइट साइड पे, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके बाद उसने ये हमारे पास हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम, इन तीनों का जो मैस है वो एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर दिया है। मैस किलोग्राम में नहीं दिया। देखें, मैस ऑफ जो हमारे पास हीलियम है 4.0038 × U, और U क्या है, यूनिफाइड मैस स्केल, यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर इन तीनों के मैस की वैल्यू उसने हमें प्रोवाइड की है। अब हम क्या करेंगे, ये जो उसने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें ये 3 वैल्यूज़ दी हैं मैसेज की, सेम इसको हम गिवन डाटा के अंदर कॉपी करेंगे। तो आप देख लीजिए, गिवन डाटा के अंदर मैस ऑफ हीलियम जिस तरह उसने लिखा है ना, सेम टू सेम वही चीज़, वही इक्वल वही चीज़ यहाँ पे सारी तीनों के तीनों यहाँ पे मैसेज कॉपी कर लिए। जो फाइंड करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब स्टूडेंट्स, एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, E = mc², या फिर एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा M × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एटॉमिक मैस यूनिट। ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं।
या Q इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जो आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो डेल्टा एम है पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। डेल्टा एम क्या है? मैस डिफेक्ट यानी मैस का डिफरेंस। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है इनका मैस पहले निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट का मैस निकालेंगे। तो रिएक्टेंट्स में से जब हम प्रोडक्ट का मैस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मैस डिफरेंस है, मैस डिफेक्ट है, वो आएगा। उसको फाइंड करने के बाद हम एनर्जी फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, आपने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल समझा है ना, वो भी सेम यही था, बिल्कुल इसी तरह का था। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हमें मैस ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये M है मैस, R फॉर रिएक्टेंट्स। अब देखिए रिएक्टेंट्स में हमारे पास लिथियम और हाइड्रोजन है, तो इसका मैस प्लस इसका मैस, दोनों के मैस को ऐड करेंगे तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मैस आ जाएगा। तो मैस ऑफ लिथियम प्लस मैस ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों के मैस की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मैस आने वाला है। तो आइए ज़रा मैं अब ये चीज़ आपको सॉल्व करके देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आंसर कैसा आएगा। मैस ऑफ लिथियम ये दिया हुआ है, ये देखें डाटा के अंदर भी दिया हुआ है, ये देखें ये क्या है 7.01823, साथ यू लगा लें, प्लस जो हाइड्रोजन का मैस ये देखें ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1.00814 यू। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को अगर ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट्स का मैस आ जाएगा। मैं ऐड करता हूँ 7.01823, इसमें आप ऐड करें 1.00814, तो ये मेरे पास आया 8.02637 यू। इसी तरह अब हमें मैस ऑफ प्रोडक्ट पहले फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट में क्या है, ये 2 अल्फा पार्टिकल्स है, तो मैस ऑफ, ये देखें मैस अल्फा पार्टिकल का, और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब जाके जो मैस है वो प्रोडक्ट का आएगा। रिएक्टेंट्स के लिए हमने R यूज़ किया, प्रोडक्ट्स के लिए हम P यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, MP इज इक्वल टू 2 को आप यहाँ पे वैसे लिख लें और यहाँ पे आप मैस ऑफ हीलियम पुट करें, और ये आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में दिया गया है, यहाँ पे हमने भी लिखा है, ये है 4.0038, ठीक है, और इसके साथ हम U भी लगाएंगे। तो मैस ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, अब आप इस तरह करें 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4.0038 से, तो ये आएगा 8.0076 यू। तो भाई हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें ये रिएक्टेंट्स हैं, पहले इनका मैस निकाला, दोनों का मैस ऐड करके दिया हुआ मैस, फिर प्रोडक्ट का मैस निकाल लिया। अब मैस डिफेक्ट क्या होगा, डेल्टा एम यानी मैस का डिफरेंस, मैस ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मैस ऑफ प्रोडक्ट, तो वो हमने दोनों निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू मैस ऑफ रिएक्टेंट ये आया 8.02637 माइनस प्रोडक्ट का मैस क्या आया 8.0076, और इसके साथ आप U भी लगा दें क्योंकि हम इसको एटॉमिक मैस यूनिट में फाइंड कर रहे हैं। तो डेल्टा M इज इक्वल टू, अब मैं आपके सामने इसको माइनस करता हूँ, 8.02637 में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.01877 यू। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डेल्टा एम आ गया है। इसके बाद आपने एनर्जी फाइंड करनी है। ये वाला फार्मूला जो हम यहाँ पे लगाया, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा एम, ये मेरे पास आया 0.01877 मल्टीप्लाई बाय, ये यहाँ पे इसका यूनिट क्या है, U है, इसका यूनिट U है, मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर यहाँ पे U आता है, ठीक है। 931.5 भी है, तो यहाँ पे मैं 0.5 लगा लेता हूँ, चूँकि 0.5 की वजह से हमारा आंसर जो है वो गड़बड़ हो सकता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एटॉमिक मैस यूनिट यहाँ पे भी हम लगाएंगे, ठीक है। छोटी सी गलती की वजह से आपका आंसर जो है वो कहीं से कहीं का पहुँच सकता है। ओके, अब इस तरह करते हैं, इस U से ये U बटे वाला कट जाएगा, बस आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करते हैं 931.5, तो जी ये हमारे पास आया 17.5
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एनर्जी रिलीज्ड आ चुकी है और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 19 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और अब आप इनको खुद भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।